नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। बदायूं की एक सुनसान सड़क पर 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को एक लड़के के साथ एक अनहोनी हो गई। ये लड़का इस सड़क से चला जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में वो कुछ बदमाशों का शिकार बन गया। हुआ ये कि देर रात को उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी हालत में, लहूलुहान हालत में लोगों ने देखा और उठाकर उसे नज़दीक के अस्पताल लेकर गए। उसके जिस्म पर चाकुओं के कई निशान थे और डॉक्टरों ने उसे एग्ज़ामिन करके ब्रॉड डेड करार दिया, यानी बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। लड़के का नाम था अभिषेक। लड़के के पास जो भी बिलोंगिंग्स थे, यानी रुपए पैसे, मोबाइल फ़ोन और दूसरी कीमती चीज़ें, वो सारी चीज़ें गायब थी। उसके पास एक बैग था जिसमें कुछ कपड़े थे, वो वैसे ही पड़े हुए थे, लेकिन उसे देखकर लगता था कि उस बैग की भी लोगों ने तलाशी ली है। तो जिस तरह से इस लड़के पर एक के बाद एक चाकुओं के हमले हुए और जिस तरह से उसकी वैल्यूएबल चीज़ें गायब हो गई, उसे देखकर पहली नज़र में ये मामला लूटपाट के लिए कत्ल का लग रहा था। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस मौका वारदात से लेकर अस्पताल तक हर जगह पहुंची। उसने अलग अलग जगह से अलग अलग सबूत, जानकारी इकट्ठा की और इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया और साथ ही आसपास के इलाके में ऐसे किसी नौजवान के बारे में जानकारी जुटाने लगी जिसके साथ ये हादसा हुआ था। उसके घर वालों को लोकेट करने की पुलिस कोशिश करने लगी और पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिली। जल्दी पुलिस को पता चला कि वो लड़का बदायूं का ही रहने वाला है और जिस सड़क पर यह घटना हुई थी वहाँ से उसका घर कुछ ही दूरी पर मौजूद है और ऐसे में वो अपने घर जा रहा था। इस तरह की जानकारी भी पुलिस को अपनी छानबीन में पता चली। अब जब लड़के की पहचान हो गई, अब जब पुलिस को ये पता चला कि ये वारदात जिसके साथ हुई है वो कौन है, तो पुलिस ने फिर उसके घर वालों से बातचीत की। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहती थी कि लड़के की किससे दुश्मनी हो सकती है, किससे दोस्ती हो सकती है, लेकिन घर वाले किसी से दुश्मनी की बात से शुरू में इनकार कर रहे थे। और एक तरह से देखा जाए तो शुरुआती छानबीन में पुलिस इस मामले में क्लूलेस थी, लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कि इस लड़के के पास अगर मोबाइल फ़ोन था तो उसकी कॉल डिटेल निकलवा कर इस मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश की जा सकती है। पुलिस ने जब उसकी CDR निकलवाई तो पुलिस ने ये देखा कि जिस वक्त इस लड़के पर हमला हुआ, जिस वक्त इस लड़के की हत्या हुई, तब वो लड़का मोबाइल फ़ोन पर किसी नंबर पर बात कर रहा था और उस नंबर से उसकी चैटिंग भी हो रही थी। तो जब ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया कि आखिरी नंबर जिससे बातचीत और चैटिंग हो रही थी वो नंबर किसका था। तो पुलिस को पता चला कि वो एक लड़की का ही नंबर है जो बदायूं की ही रहने वाली है, यानी उस लड़की से अभिषेक नाम के इस लड़के की दोस्ती थी। और जब अभिषेक के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त अभिषेक जो है उस लड़की के टच में था, उससे बातचीत हो रही थी। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने अभिषेक के घर वालों से फिर से बातचीत की और उससे ऐसे किसी लड़की के बारे में पूछा। अब घर वालों ने इस मामले में सीधे सीधे लड़की के भाइयों पर इल्ज़ाम लगा दिया और बताया कि चूँकि उनके बेटे की दोस्ती एक दूसरे परिवार की लड़की से थी तो लड़की के भाइयों ने ही शायद गुस्से में आकर उनके बेटे की हत्या कर दी है। अब जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, FIR बाकायदा नामज़द हो गया, तो पुलिस के पास भी कोई चारा नहीं था सिवाय उन मुलजिमों को पकड़ने के। पुलिस ने अब लड़की के 2 भाइयों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू की। लड़की के भाइयों ने अभिषेक की हत्या में और उस पर हमला करने की घटना में शामिल होने की बात से सिरे से इनकार कर दिया। हालांकि कोई भी कातिल होता है, आपको पता है, वो आसानी से जुर्म कबूल नहीं करता। कौन कबूल करे और जेल जाए, सज़ा भोगे, तो हर कोई बचने की कोशिश करता है। तो इन दोनों भाइयों ने भी वही किया, सिरे से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब उनके इस क्लेम को वेरीफाई करने की कोशिश की, ये पता करने की कोशिश की कि उनकी लोकेशन घटना के वक्त कहाँ पर थी और क्या वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये बता सकते हैं कि 30 जुलाई और 31 जुलाई की दरमियानी रात को वो उस वक्त कहाँ पर थे, तो उन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बेगुनाही के हक़ में न सिर्फ दलीलें दी बल्कि सबूत भी पेश किए
हो सकता है अपने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन दिखाई हो, या गांव के किसी आदमी से बात कराई हो, या परिवार वालों ने गवाही दी हो कि नहीं हमारे दोनों बच्चे साथ में ही थे, पड़ोस के किसी आदमी ने देखा हो। तो इस तरह के कुछ एविडेंसेस अपनी बेगुनाही में उन दोनों लड़कों ने दिए। और साथ ही जब उन दोनों लड़कों के बेगुनाह होने के उस क्लेम को पुलिस ने वेरीफाई किया, उनके मोबाइल फ़ोन की को खंगाला, किससे बात हो रही है किससे नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने कोई साजिश रची हो और किसी और सुपारी किलर के ज़रिए हत्या करा दी हो। तो उन चीज़ों को भी पुलिस ने वेरीफाई किया, लेकिन सारी बातों को वेरीफाई करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इन दोनों भाइयों का, लड़की के दोनों भाइयों का अभिषेक के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। अब जब पुलिस की तफ्तीश में एक तरह से दोनों लड़कों को क्लीन चिट मिल गई, तो दोनों लड़कों के लिए तो ये राहत की बात थी, लेकिन पुलिस के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई। नई चुनौती ये खड़ी हो गई कि अगर इन दोनों भाइयों ने अभिषेक की हत्या नहीं की तो अभिषेक की हत्या किसने की? क्या वाकई ये हत्या लूटपाट के लिए हुई? क्योंकि पहले तो पुलिस को ये मामला लूटपाट का ही लग रहा था, लेकिन बाद में फिर पुलिस को लगने लगा कि शायद लव अफेयर का मामला है। अब जब लव अफेयर की थ्योरी खत्म हो गई तो पुलिस को फिर से लूटपाट वाली थ्योरी पर काम करना पड़ा। लेकिन पुलिस के मन में एक खटका ये भी था कि अगर लूटपाट के लिए ही ये कत्ल हुआ तो ऐसा कौन सा खजाना लेकर अभिषेक जा रहा था कि लूटपाट के लिए कोई उस पर इस तरह से हमला करता कि चाकू से वार करके उसकी जान ले लेता। तो ये भी बात पुलिस सोच रही थी। पुलिस के पास चूंकि कोई और चारा नहीं था, जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई दूसरा एविडेंस मौजूद नहीं था, तो पुलिस ने इस लड़के का जो मोबाइल फ़ोन था, जो मौका वारदात से गायब हो गया था, उस मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया। खासकर उसके IMEI नंबर के ज़रिए पुलिस उस फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश करती रही। और शुरू में पुलिस को इस कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद, तकरीबन हफ्ते भर का वक्त गुजरने के बाद, एक रोज़ पुलिस ने ये देखा कि वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हुआ है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी, एक बहुत बड़ा क्लू इस कत्ल के मामले में साबित हो सकता था। पुलिस ने ये देखा कि मोबाइल फ़ोन जो है बदायूं से दूर राजधानी दिल्ली में किसी के पास है और उसने उस फ़ोन को स्विच ऑन किया है। पुलिस ने ये भी देखा अपने सर्विलांस के प्रोसेस में कि वो उस फ़ोन में इस लड़के का जो पुराना नंबर था वो नंबर एक्टिव नहीं है, बल्कि कोई नया सिम कार्ड डाला गया है और नए नंबर से उस फ़ोन को चालू किया गया है। पुलिस ने अब देर नहीं की। बदायूं पुलिस ने सीधे दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया और उस जगह तक पहुंची जहां पर इस फ़ोन को कोई इस्तेमाल कर रहा था, कोई उसे यूज़ कर रहा था। पुलिस ने उस आदमी को फ़ौरन पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन हिरासत में लेने के बाद पुलिस को फिर झटका लगा। झटका ये लगा कि वो आदमी अभिषेक की हत्या और उसका फ़ोन यूज़ किए जाने की बात से पूरी तरह से अनअवेयर था। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि वो जिसका फ़ोन यूज़ कर रहा है उसके पीछे कितनी ख़तरनाक कहानी छुपी हुई है। पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने तो ये फ़ोन सिर्फ 4,000 रुपये में वसीम नाम के एक लड़के से ख़रीदा है। अब जब वो लड़का बेगुनाह है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से, जब पुलिस को इस बात का कन्फर्मेशन हो गया तो पुलिस ने फिर वसीम की तलाश शुरू की और वसीम के बारे में इस फ़ोन ख़रीदने वाले बंदे से जितनी जानकारी मिल सकती थी पुलिस ने जुटाई और फिर जल्द ही वसीम पुलिस की हिरासत में था। अब पुलिस ने वसीम से पूछा कि भाई क्या मामला है, 4,000 रुपये में फ़ोन तुमने किसी को बेचा है, उस फ़ोन का कत्ल के मामले में और लूटपाट के मामले में उस फ़ोन की हमें तलाश थी, तो तुमको वो फ़ोन कहाँ से मिला? वसीम के पास इस सवाल का कोई कंक्लूसिव या कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। ऐसे में पुलिस ने वसीम से सख्ती की और जब सख्ती की तो पता चला कि अभिषेक की हत्या में वसीम का हाथ है। और अकेले वसीम नहीं बल्कि उसके 3 और दोस्त इस मामले में शामिल हैं, जिनमें एक का नाम है ज़ीशान, एक का नाम है उमेंद्र और तीसरे दोस्त का कोई एक और नाम है जो मुझे इस वक्त पता नहीं। तो इन 4 लड़कों ने मिलकर उस रात को लूटपाट के इरादे से अभिषेक की हत्या की थी। ये बात वसीम ने कबूल कर ली। इसके बाद वसीम की निशानदेही पर पुलिस ने एक एक करके उमेंद्र, ज़ीशान और तीसरे दोस्त को भी गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि वो इजी मनी चाहते थे और उनको लगता था कि रुपए पैसे उनके पास होने चाहिए मौज मस्ती करने के लिए, और इसी इरादे से वो किसी सॉफ्ट टारगेट की तलाश में थे। किसी ऐसे आदमी को लूटना चाहते थे जो अकेला हो, जो विरोध न कर सके। और इसी कड़ी में वसीम ने तकरीबन 100 रुपये खर्च करके एक चाकू भी ख़रीदा था और उस चाकू को साथ में लेकर
इन 4 दोस्तों ने लूटपाट की प्लानिंग की और जैसा कि मैंने आपको बताया, बदायूं ज़िले के दातागंज कोतवाली थाने की हद में एक सुनसान सड़क पर वो घात लगाकर 30 जुलाई की रात को किसी भी मुसाफिर के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अगर यहाँ से कोई जाता है तो उसे लूटपाट करेंगे। बदकिस्मती से अभिषेक जो है वो अपने घर लौट रहा था रात के वक्त। उसके साथ एक पिट्ठू बैग था, जिसे बैकपैक भी कहते हैं, और साथ ही वो मोबाइल फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करता हुआ, चैट करता हुआ चला जा रहा था। अभिषेक को जब इन लुटेरों ने देखा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बाइक से अभिषेक को टक्कर मारी और जब अभिषेक ज़मीन पर गिर गया तो वसीम और उसके बाकी 3 दोस्तों ने मिलकर उसे लूटपाट के लिए डराना शुरू किया, उसे चाकू दिखाया। लेकिन अभिषेक जो है वो बड़ा हौसले वाला लड़का था। उसने वसीम को पकड़ लिया और उससे चाकू छीनने की कोशिश करने लगा ताकि उस पर जो है ये लोग हमले न कर सके। लेकिन एक तरफ एक अकेला लड़का और दूसरी तरफ 4 ऐसे लड़के जो कानून को अपने हाथ में लेने, लूटपाट करने के लिए तैयार हैं। तो इन 4 लड़कों ने मिलकर वसीम को ओवर पावर कर लिया और लूटपाट के क्रम में अभिषेक को ओवर पावर कर लिया और अभिषेक के साथ वसीम और उसके दोस्तों की लूटपाट के क्रम में ऐसी झड़प हुई कि उन चारों ने मिलकर अभिषेक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन और दूसरी कीमती चीज़ें वहाँ से छीनकर ये सारे लड़के फरार हो गए। तो ये थी पूरी कहानी। महज एक मोबाइल फ़ोन और चंद रुपयों के लिए इन्होंने एक लड़के की जान ले ली और उस मोबाइल फ़ोन को भी उन्होंने बेचा सिर्फ 4,000 रुपये में। आप सोचिए इंसान की ज़िंदगी की क्या कीमत है और क्या मोल इन 4 लड़कों ने लगाया कि इतनी छोटी सी बात के लिए या सिर्फ अपनी मौज मस्ती या अपने सुख के लिए उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर डाला, किसी की ज़िंदगी छीन ली। सुनकर भी बड़ी तकलीफ़ होती है। जितनी बार भी इस तरह की कहानियाँ या इस तरह के वाक़ये सुनता हूँ और आप लोगों को सुनाता हूँ, बेशक ऐसा लगता हो कि क्राइम रिपोर्टर्स हैं, रोज़ की बात है, लेकिन हर बार ये चीज़ें तकलीफ़ तो पहुँचाती है। जब भी आप सोचें कि किसी के साथ ऐसा हुआ और आप विजुअलाइज़ करें कि अगर अभिषेक की जगह मान लीजिए मैं अपने ऊपर रख कर सोचता हूँ, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, तो ये सब बड़ी बेचैन करने वाली चीज़ें हैं। खैर, जब बात छिड़ी है तो आपको बताऊं, अभिषेक की जगह अगर मैं होता ना तो मैं तुरंत उन लोगों से बात करने की कोशिश करता। हालांकि कई बार लुटेरे इतने जालिम होते हैं और वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, मारपीट और हत्या करके ही लूटपाट करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनसे बातचीत हो और अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है तो आप उन्हें दे दें। जान बची तो लाखों पाए वाली बात है और आप फिर अपने रास्ते चलें। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी अगर कोई ऐसा अप्रत्याशित घटना आपके साथ या मेरे साथ, किसी के साथ भी होती है तो शायद उससे पार पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कन्फ्रंट करेंगे, लड़ेंगे, तो शायद ये फ़ैसला गलत होगा। मैं किसी को बुज़दिल बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, नहीं कोई कायरता का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को थोड़ा सा एनालिसिस करके लॉजिकली चलना चाहिए और थोड़ा सजग सतर्क होना चाहिए। मुश्किल से कैसे निकले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो स्टोरी मैंने इससे पहले आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक बाप बेटे ने एक आदमी की हत्या की और उसकी लाश के 15 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन टुकड़ों को बीन कर पुलिस ने सबूत जुटाए और कातिल पिता पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया। क्या है वो कहानी, अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप क्राइम तक में आएँ और जो प्लेलिस्ट है सुप्रतिम से सुनिए, उसमें जाकर आप उस कहानी को सुन सकते हैं। साहिब आलम सिद्दीकी साहब का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेल्पिंग हैंड्स के नाम से आईडी उन्होंने भी कमेंट किया है। लाइफ टाइम एक आईडी है, उन्होंने लिखा है आई लव योर वॉइस सर, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे मित्र हैं, और मित्र मतलब क्या, क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा है कि मेरे स्टोरीज़ पर न जाने क्यों व्यूज़ कम आते हैं और कोई भेदभाव है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। खैर, इस पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं, मतलब भेदभाव जाहिर सी बात है क्राइम तक परिवार की तरफ से तो नहीं होगा और आप लोगों की तरफ से भी नहीं होगा, ये इत्तेफाक की बात है। आज व्यूज़ कम आते हैं, कल को ज़्यादा आएंगे। तो एक और व्यूअर हैं, उनका नाम साहा के SK लिखा हुआ है, तो मैं पूरा नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मोजो है,
इन्होंने भी कमेंट किया है। निशांत सेपराटे, इन्होंने भी अपनी बात रखी है और इनके कमेंट से ये समझ में आता है कि इन्हें मेरी कहानी सुनाने का या मेरी बातों का अंदाज़ जो है वो पसंद नहीं आया। खैर, अपनी अपनी मर्ज़ी और आज़ादी। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। सूरज जी यूपी से हैं, दिनेश कुशवाहा जी हैं और भी बहुत सारे मित्र हैं। रेखा भट्ट जी हमेशा की तरह इन्होंने ब्लेस किया है, बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक ही बार में तो नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को बरकरार रखिएगा। मैं फिर किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।